हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज के मेन करंट अफेयर्स सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के बारे में। तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इस साल यानी कि फाइनेंशियल 2022-23 में 4 लोकेशंस पर जो है वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क एस्टेब्लिश किए जाएंगे। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स वो भी फैसिलिटीज डेवलप होंगी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो इसलिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी लॉजिस्टिक्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो अगर मैं बैकग्राउंड दूं कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की शुरुआत कहां से हुई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक प्रोग्राम चलाया है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। टोटल 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एस्टेब्लिश करने का प्लान है गवर्नमेंट का, और एशियन डेवलपमेंट बैंक को हम एक लीड पार्टनर के तौर पर हमने इनवाइट किया कि आप आइए हमारी हेल्प करिए, फाइनेंशियली भी और टेक्नोलॉजिकली भी। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहां पे एस्टेब्लिश होगा? असम के जोगी घोपा में एस्टेब्लिश होने जा रहा है। तो ये इसका बैकग्राउंड था मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का। अभी MMLP यानी कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को एक्सप्लेन करने से पहले, इसकी थोड़ी डिटेल में जाने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है। तो लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब है? लॉजिस्टिक्स का मतलब यह है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सब लॉजिस्टिक्स का पार्ट होंगी। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन करना, वेयर हाउस में जाना, उसकी पैकेजिंग करना, फिर वहां से उसको भेजना, इन्वेंट्री को हैंडलिंग करना, तो ये है ना, उसकी एडवर्टाइजिंग करना। तो ये सब किसका पार्ट है? ये सब लॉजिस्टिक्स का पार्ट है कि जहां से प्रोड्यूस हुआ है जब तक वो कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होनी है वो सब लॉजिस्टिक्स कहलाती हैं। तो लॉजिस्टिक्स में क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी, क्या कंपोनेंट्स होंगे? सबसे पहले वेयर हाउसिंग, यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई फुटवेयर प्रोड्यूस किया, तो फुटवेयर प्रोड्यूस करके वो कहाँ रखे? तो वो वेयर हाउस में पहुंचाएगी, है ना। तो वेयर हाउस क्या हो गया? बड़ा सा गोदाम जहां पर कि सामान को अच्छे से रखा जा सके। उसके बाद पैकेजिंग, अब उसको आपको कहीं भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको उसकी पैकिंग करनी होगी, तो पैकेजिंग हो गया। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या है? जो भी माल रखा हुआ है आपके पास बना बनाया जिसको कि आपको बेचना है, वो क्या कहलाता है? वो है इन्वेंट्री आपकी। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कितना जाना है, कितना बचा हुआ है, कितनी डिमांड आ रही है, कितना हमें और मंगाना है कंपनी से, ये सब चीजें किसकी पार्ट है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। एफिशिएंसी डिपार्टमेंट टीम, एफिशिएंसी डिपार्टमेंट टीम का क्या मतलब हुआ कि जो ये देखे कि किस तरह से हम इसको एफिशिएंटली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। हमें कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए, हमें ट्रक से पहुंचाना चाहिए माल, या फिर हमें रेलवेज का यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें एयरवेज का यूज़ करना चाहिए। तो ये सब ये एफिशिएंसी डिपार्टमेंट टीम देखेगी। फिर है इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। मान लीजिए कि मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं एक रिटेलर हूं, है ना, जिसने कि फुटवेयर ऑर्डर की है। वो अपना माल देखना चाह रहा है कि भाई कहां तक पहुंचा, मेरे कस्टमर मुझसे फुटवेयर मांग रहे हैं, कहां तक आ गए, मैंने मुंबई से मंगाए थे तो कहां पड़े हुए हैं, है ना। तो उसको पता होना चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मुंबई से निकल चुका है, अहमदाबाद पहुंच चुका है, नेक्स्ट 3 डेज में आप तक माल पहुंच जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल देना। ट्रांसपोर्टेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉजिस्टिक्स का। जितनी भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है उसका लगभग 30 to 40% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक एक्टिविटी है। जनरली हम लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन को एक ही चीज मानकर चल देते हैं, बट लॉजिस्टिक्स एक अम्ब्रेला वर्ड है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन एक सब एक्टिविटी है। उसके बाद स्टोरेज, उसको स्टोर करना, है ना। लंबे कुछ चीज़ें ऐसी होती कि मान लीजिए आपने वीट प्रोक्योर किया है, वीट को आपको एक्सपोर्ट करना है, लेकिन आपको एक्सपोर्ट 3 महीने बाद करना है, तो आपको कहीं पर उसको स्टोर करके रखना होगा जहां पर कि उसको चूहे ना खाएं, वो खराब ना हो, है ना। ऐसी कंडीशंस आपको देनी पड़ेंगी जहां पर कि वो सामान ठीक ठाक तरीके से रखा जा सके। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं दे आर पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो अब आपको समझ में आ गया कि लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि लॉजिस्टिक्स
ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बन रहे हैं इनकी क्या ज़रूरत थी, है ना। ये किस प्रोग्राम के तहत बन रहे हैं? लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब है हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम में कुछ कमियां हैं, है ना, उनको दूर करने के लिए हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बना रहे हैं। तो वो क्या कमियां हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम अब देखेंगे। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको दे रहा था कि कोई कंपनी है जो कि फुटवेयर मैन्युफैक्चर कर रही है, वो मुंबई में है, ठीक है। तो मुंबई में है, उसने मैन्युफैक्चरिंग करी, उसको माल भेजना है कहां पर? दिल्ली में माल भेजना है उसको अपना। तो मुंबई से दिल्ली कहां कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उसके एंड कंज्यूमर तक माल पहुंचाया जाए? तो ये MMLP क्या करेंगे कि उस कंपनी से माल कहां जाएगा? जो मुंबई में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क होगा, सामान वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। फिर मुंबई का जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसको स्टोर करेगा, उसको पैक करेगा, उसको देखेगा कि दिल्ली में मुझे कितना माल भेजना है, मुझे हिमाचल में कितना माल भेजना है, शिमला में। तो ये सब डिसाइड कहाँ करेगा? मुंबई का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। वो स्टोर करेगा, उसको पैक करेगा, देखेगा कितनी डिमांड कहाँ से आई है, उसके बाद वो देखेगा कौन सा मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। कि अच्छा दिल्ली जाना है तो ट्रक से भेजना चाहिए मुझे, या फिर मुझे रेलवे से भेजना चाहिए, मैं कितनी कैपेसिटी में भेज रहा हूँ, मुझे 30 टन माल भेजना है तो 30 टन माल मुझे एक ट्रक में भेजना चाहिए या मुझे एक रेलवे की वैगन में भेजना चाहिए। तो फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। वो रेलवे स्टेशन पे जाएगा, रेलवे स्टेशन से उसको फिर कहाँ पे भेजा जाएगा? जो दिल्ली का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा, है ना। तो इस तरह से फिर वो उसके जो एंड कंज्यूमर्स हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उन तक पहुंचाया जाएगा। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या करेगा? ये सारी लॉजिस्टिक्स एक्टिविटी को इंटीग्रेट करेगा, इनको हैंडल करेगा और मोस्ट एफिशिएंट तरीके से इसको करने की कोशिश करेगा, सो दैट जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है, जो टाइम है ना, वो सब इंप्रूव हो सके, एफिशिएंसी आ सके हमारी लॉजिस्टिक्स में। तो ये काम होगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का। अब हम बात करेंगे कि क्यों एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ऐसी क्या कमियां हैं हमारे सिस्टम में। तो सबसे पहली जो कमी है, हाई कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, है ना, कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक माल पहुंचाने की, उसमें अराउंड हमारा 14% ऑफ GDP जाता है। जबकि आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां ये कॉस्ट 8 to 10% ऑफ GDP ही है। जापान हो गया, USA हो गया, वहां पे ये कॉस्ट कम है। इंडिया से लगभग आप मान के चलिए कि आधा है ना। तो अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ रहे हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक माल ले जाने के लिए, तो आपका प्रोड्यूस जो है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, वो वैसे ही महंगा हो गया। तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है मार्केट में घट जाएगी। इन्फ्लेशन को ये जो है बढ़ावा देगा क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगर आप अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखें तो इंडिया में माल सप्लाई कैसे हो रहा है? सप्लाई कैसे हो रहा है? रोड के थ्रू, है ना, ट्रक्स में जाता है 60% माल, और रेलवेज के थ्रू देखें तो सिर्फ 30% जा रहा है। तो इंडिया में ये काम जो है उल्टा हो रहा है। अगर आप दुनिया भर में देखें तो जो माल सप्लाई होती है वो रेलवेज के थ्रू होती है, ट्रक्स के थ्रू नहीं होती है। इंडिया में उल्टा काम हो रहा है कि रेलवे कम कर रहा है, रोडवेज ज़्यादा कर रही हैं। उसकी वजह से आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है ना, और आपके जो है ट्रैफिक जैम मिलते हैं आपको, और सड़कों की हालत ख़राब होती है, क्योंकि आप रेलवे से आपको जो है फ्रेट ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, ना कि रोडवेज के थ्रू, ना कि ट्रक्स के थ्रू। आपकी जो फ्लीट है ना, किस चीज़ से, किस व्हीकल से आप जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास छोटे छोटे ट्रक्स हैं, है ना, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं कि वो ज़्यादा माल एक बार में भर करके ले जाए। अगर आप विदेशों में देखें तो बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत जो कहना चाहिए बहुत ज़्यादा होती है। आप हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखते होंगे वो कितने लंबे लंबे ट्रक्स दिखाते हैं जब उनके एक्शन सीन्स होते हैं, तो उतने बड़े ट्रक्स चाहिए आपको। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है? मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है, वो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर उसी से। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पर जो है माल उतरा है, तो उस माल को किस तरह से बहुत जल्दी से उतारा जा सके और उतार के
जहां जिस व्हीकल में ट्रांसपोर्ट करना है, मान लीजिए ट्रक में करना है, तो किस एफिशिएंट तरीके से उसको रखा जा सके। आप मजदूर लगाएंगे, लेबर लगा के एक कंधे पे जो है वो लेके जा रहा है, या फिर आप कोई मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फटाफट पूरे ट्रक का सामान एक बार में उतारे और कहीं पर रख दे। तो ये मटेरियल हैंडलिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। आपका जो वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है वो बहुत स्कैटर्ड है कि अच्छा ठीक है यूपी में है तो यूपी में सिर्फ आलू की वेयर हाउसिंग के लिए जगह है, उसके लिए कोल्ड चेन है ना। अगर आप मुंबई में बात करें तो वहाँ केमिकल्स की है, टेक्सटाइल्स की है, लेकिन बाकी चीज़ों की नहीं है। तो आपकी वेयर हाउसिंग जो कैपेसिटी है, एक तो वो बहुत लिमिटेड है, हर जगह आपके वेयर हाउसेज नहीं है। दूसरा क्या है कि वो एक इंटीग्रेटेड नहीं है, मतलब कि उसमें सभी प्रोडक्ट्स के लिए कैपेसिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत नहीं है। इंटरऑपरेटिबिलिटी किसकी? जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। मान लीजिए अब ई वे बिल आया है ना, तो ट्रक से मान लीजिए माल सप्लाई हो रहा है, तो ई वे बिल का अपना एक सॉफ्टवेयर है। वो मान लीजिए कुछ दूर के बाद 200 किलोमीटर के बाद उसको रेलवे में जाना है ना, तो रेलवे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज कर रही है और जो ई वे बिल में हो रहा है वो दोनों अलग अलग होंगे, है ना, उनकी इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं होगी। तो ई वे बिल तक जब तक माल जा रहा है तब तक आपको पता रहेगा कि मेरा माल कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन जैसे ही वो रेलवे में होगा तो वहाँ का अलग सिस्टम है। तो ये सीमलेस मूवमेंट नहीं हो पाता उसकी वजह से, है ना, आदमी को पता ही नहीं चल पाता कि यार माल कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है वो आप अलग अलग यूज कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड, यहां पर जो प्लेयर्स हैं जो कि ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज, वो स्मॉल स्केल प्लेयर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्लेयर्स हैं, है ना, जो कि क्या कर पाते हैं, जो कि बहुत कहना चाहिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती है ना, सर्विसेज अगर लार्ज स्केल पे प्रोवाइड करेंगे तो उनकी कॉस्ट भी घटेगी, ज़्यादा एफिशिएंट भी होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर डोमिनेंट है तो यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें देखने को नहीं मिलती है। अदर इनएफिशिएंसीज में जैसे कि क्या हो गया कि आपका सीमलेस मूवमेंट नहीं है, कि आप जो है रोडवेज से तुरंत ट्रांसपोर्ट कर सकें रेलवेज में, है ना। पता चला आपका जो बस स्टेशन है जहां पर ट्रक्स आते हैं या कहीं जो ऐसा आपका गोदाम है वो तो कहीं और है, और आपका रेलवे स्टेशन जो है उससे 4-5 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे क्या सीमलेस मूवमेंट नहीं होता, वहां बहुत दिक्कतें होती हैं। सामान को उतारो, फिर उसको लेके जाओ 5 किलोमीटर तक, फिर उसको चढ़ाओ, है ना। इसी तरह से जो टाइम है, जो ड्वेलिंग टाइम है, वो बहुत ज़्यादा। ड्वेलिंग टाइम का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपने माल सप्लाई किया है दिल्ली से या फिर अहमदाबाद से, और आपने मुंबई के JNPT पोर्ट पर भेजा है, तो वहाँ पर जितना टाइम आपको लगेगा माल उतारने में, उसको दोबारा से चढ़ाने में शिप्स में और वापस आने में, वो टाइम भी बहुत ज़्यादा है। विदेशों में ये टाइम 24 to 48 आवर्स होता है, इंडिया में पचला बहुत दिन निकल जाते हैं, तो ये ड्वेलिंग टाइम भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की इनएफिशिएंसीज जो हैं वो हमें देखने को मिलती है हमारे इस लॉजिस्टिक्स सिस्टम में। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स इसीलिए लाए गए हैं कि वो इन एफिशिएंसीज को दूर करें और हमारी जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करें, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करें, जो टाइम है वो रिड्यूस हो सके और हमारा जो सामान है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक वो मोस्ट एफिशिएंट तरीके से पहुंचाया जा सके। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क हम एस्टेब्लिश तो करना चाह रहे हैं, बट उसमें क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आने वाली है। सबसे पहली दिक्कत तो क्या है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। अब इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी आएगी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी आएगी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड भी आएगी। तो अब कोई डेफिनेशन ना आने की वजह से अब ये जो मिनिस्ट्रीज हैं जब क्लियरेंसेस की बात करते हैं तब बड़ी दिक्कतें आती हैं कि क्लियरेंस नहीं मिल पाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपको अपनी जो रोड्स हैं, जो आपको रेलवेज हैं, आपको इनको काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? रोड्स के ज़रिए, रेलवेज के ज़रिए, इनलैंड वाटरवेज के ज़रिए। तो आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी अगर आपको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स को एक सक्सेस बनाना है। जैसे कि आप अगर आज टोल सिस्टम देखें तो वहाँ फास्टैग लग गया है, तो इसने क्या किया है, फास्टैग ने बहुत एफिशिएंसी इंप्रूव कर दी है। इसी तरह की टेक्नोलॉजी जो है आपको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स में लेकर के आनी पड़ेगी।
कोविड 19 की वजह से ये हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है आपका, चाहे रोडवेज हो चाहे रेलवेज हो, पैसे की कमी आई है, इकोनॉमी का डाउनटर्न हुआ है, उसकी वजह से जो है ये जो हम इम्प्रूवमेंट चाहते थे अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में या बाकी लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ में, वो हमें देखने को नहीं मिला है। और 2017 के बाद से सिर्फ 4 ही ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर कि अभी लैंड अलॉट हुई है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एस्टेब्लिश करने के लिए। तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो रफ्तार है एस्टेब्लिश होने की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की, वो कहीं ना कहीं धीमी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेजल्स कि आज कोई यहाँ पर कोई नोडल एजेंसी नहीं है जो कि इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स को। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको 50 से भी ज़्यादा अप्रूवल्स लेने पड़ रहे हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो ये अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। आगे हमें क्या करना चाहिए सो दैट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है सक्सेस बन करके निकले। सबसे पहला काम क्या है कि रीजनल कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट रीजन्स, चाहे वो सिटीज हो, रूरल एरियाज हो, हर जगह लास्ट माइल कनेक्टिविटी होना आवश्यक है, नेसेसरी है। तो आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। अडॉप्टिंग लीडिंग प्रैक्टिसेस, जो भी दुनिया भर में अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, इनलैंड वाटरवेज हो, आपको उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है। आपको इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाने की जरूरत है जिससे कि आपको इस ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके। डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने को। डिजिटल सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि आप डिमांड को फोरकास्ट कर सको कि अच्छा इस साल जो है कितने प्रोडक्ट्स की डिमांड किस एरिया से आ रही है, हमें कहां पर ज़्यादा सामान पहुंचाने की ज़रूरत है, कितना सामान हमारे पास आ सकता है। इस तरह की डिमांड फोरकास्टिंग आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ होना चाहिए। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो वेयर हाउस में जो भी सामान रखा है, आप एक क्लिक करो, आपको पता होना चाहिए अच्छा इस वाली रैक में ये वाला सामान रखा है, इस क्वांटिटी में रखा है, इस कंपनी से आया है, इसको यहाँ पर डिलीवर होना है। इस तरह का आपका मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। नोडल एजेंसी जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या आपकी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इस तरह की एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी होनी चाहिए जो कि ओवरसी कर सके कि किस तरह से इंप्लीमेंट होने हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, और एक वो कोऑर्डिनेट कर सके बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स जो भी हैं। तो ये हमें करना चाहिए टू मेक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ। थैंक यू।